हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 35 देखेंगे, अनियमित कार्रवाइयाँ, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। इसके अंतर्गत हम सेक्शन 460 से लेकर सेक्शन 466 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। सेक्शन है सेक्शन 460, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। इस सेक्शन के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट जो कि फॉलोइंग थिंग्स में से किसी को करने के लिए लॉ के द्वारा इम्पावर्ड नहीं है, रॉन्गली से यदि गुड फेथ के उस बात को करता है जिसकी प्रोसीडिंग्स को केवल इस बेस्ड पर कि वह ऐसे इम्पावर्ड नहीं था, सेट असाइड नहीं किया जाएगा। के फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शन 94 के अंतर्गत सर्च और वारंट जारी करना। सेकंड के अंतर्गत किसी ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को सेक्शन 155 के अंतर्गत ऑर्डर देना। थर्ड के अंतर्गत सेक्शन 176 के अंतर्गत इंक्वाइस्ट एंड होल्ड करना। इसके फोर्थ के अंतर्गत अपनी लोकल जुडिकेशन के अंदर उस पर्सन को जिसने कि अपनी जुडिकेशन की लिमिट्स के आउटसाइड ऑफेंसेस किया है, एप्रीहेंशन के लिए उसे सेक्शन 187 के अंतर्गत प्रोसेस जारी करना। के फिफ्थ के अंतर्गत किसी ऑफेंसेस का सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंतर्गत कॉग्निजेंस करना। इसके सिक्स के अंतर्गत किसी भी केस का सेक्शन 192 के अंतर्गत सबसेक्शन 2 के अधीन उसे मेकओवर करना। सेवेंथ के अंतर्गत सेक्शन 306 के अंतर्गत उसे पार्डन करना। एट्थ के अंतर्गत सेक्शन 410 के अंतर्गत केसेस को वापस रिटर्न लेना और उसका स्वयं ट्रायल करना। के 9 के अंतर्गत सेक्शन 458 या फिर सेक्शन 459 के अंतर्गत प्रॉपर्टी को सोल्ड करना। नेक्स्ट सेक्शन 461, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। इस सेक्शन के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट जो कि फॉलोइंग थिंग्स जो कि लॉ के द्वारा इम्पावर्ड ना होते हुए अगर करता है तो उसकी प्रोसीडिंग 0 होगी। के फर्स्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी का सेक्शन 83 के अंतर्गत सीज करना या फिर सेल करना। इसके सेकंड के अंतर्गत किसी भी पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में किसी भी डॉक्यूमेंट, पार्सल या फिर अदर थिंग्स के लिए सर्च और वारंट जारी करना। के थर्ड के अंतर्गत कीप द पीस रखने के लिए सिक्योरिटी की मांग करना। फोर्थ के अंतर्गत गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी की मांग करना। इसके फिफ्थ के अंतर्गत गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए लॉ के अंतर्गत बॉन्ड पर्सन्स को डिस्चार्ज करना। इसके सिक्स के अंतर्गत कीप द पीस के बॉन्ड को कैंसिल करना। सेवेंथ के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर देना। एट्थ के अंतर्गत लोकल न्यूसेंस के बारे में सेक्शन 133 के अंतर्गत ऑर्डर देना। नाइन्थ के अंतर्गत पब्लिक न्यूशन की रिपीटेशन या फिर उसे कंटिन्यू रखने की सेक्शन 143 के अंतर्गत प्रोहिबिट करना। ये 10th के अंतर्गत चैप्टर 10 के पार्ट सी और पार्ट डी के अंतर्गत ऑर्डर देना। 11 के अंतर्गत किसी ऑफेंस का सेक्शन 190 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्लॉज सी के अंतर्गत कॉग्निजेंस करना। इसके 12 के अंतर्गत किसी ऑफेंसेस का ट्रायल करना। इसके 13 के अंतर्गत किसी ऑफेंसेस का समरी ट्रायल करना। इसके 14 के अंतर्गत किसी भी अदर मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड प्रोसीडिंग पर सेक्शन 325 के अंतर्गत सेंटेंसेस पास करना। 10 के अंतर्गत अपील डिसाइड करना। 16 के अंतर्गत प्रोसीडिंग को सेक्शन 397 के अंतर्गत मंगवाना। सेक्शन 462, गलत स्थान में कार्यवाही। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी भी क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंसेस या ऑर्डर केवल इस बेस्ड पर कि जहां पर इंक्वायरी, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में उस फाइंडिंग पर वो पूछा गया था कि जो भी सेंटेंसेस या फिर ऑर्डर पास किया गया था वो रॉन्ग सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स या फिर सब डिविजन्स या फिर किसी भी लोकल एरिया में हुई थी, तो उस कंडीशन में ही अपास्त किया जाएगा जब ये अपेयर होता है कि जो भी फेलियर के कारण जो भी फैक्ट है उस पर जस्टिस नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है सेक्शन 463, सेक्शन 164 और सेक्शन 281 के प्रोविजंस का अनुपालन। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई भी कोर्ट जिसके समक्ष में एक्यूज्ड पर्सन्स की कन्फेशन या फिर अदर स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 164 और सेक्शन 281 के अंतर्गत रिकॉर्डेड है या फिर रिकॉर्ड करना है, तो ऐसे में एविडेंस अगर दिया जाता है या फिर उसे रिसीव किया जाता है और इस फाइंडिंग पर पहुंचते हैं कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट है वो इस सेक्शन के किसी भी सेक्शंस के किसी भी प्रोविजंस का कंप्लाइंस अगर नहीं किया है, तो वो आईपीसी के सेक्शन 1872 के सेक्शन 91 के किसी के भी बात के होते हुए जो भी अनकम्प्लायंसेस के बारे में जो भी एविडेंस ले सकता है, और यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऐसे अनकम्प्लायंसेस से जो एक्यूज्ड की जो भी मैरिट सब्जेक्ट्स पर जो भी उसकी डिफेंस करने की कोई भी यदि इंजर्ड नहीं हुई है, तो उसके जो भी रिकॉर्ड होंगे वो स्टेटमेंट के रूप में किया गया है, तो ऐसे में उस स्टेटमेंट को ग्रहण किया जा सकता है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इस सेक्शंस के प्रोविजंस अपील, रेफरेंसेस और रिविजन्स के कोर्टों को लागू होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 464, आरोप विचलित ना करने या उसके अभाव या उनमें गलती का प्रभाव।
के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी भी कोर्ट ऑफ कंपीटेंट जुडिकेशंस का कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंसेस या फिर ऑर्डर केवल इस बेस्ड पर कि कोई भी चार्जेस अगर फ्रेम्ड नहीं किया गया है अथवा इस बेस्ड पर कि जो भी चार्जेस में यदि कोई भी एरर, ओमिशंस या फिर इनरेगुलरिटी थी जिसके कारण के अंतर्गत वो जो ऑफेंसेस है उसका मिसजॉइंडर भी है, तो उस कंडीशन में ही जो अविधिमान्य इसे समझा जाएगा और जो भी अपील, कन्फर्मेशन और रिविजन कोर्ट का अगर ये ओपिनियन है कि उसके ही रीजन से जो भी फैक्ट है उस पर जस्टिस नहीं हो पाया है, तो इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि कोई भी अपील, कन्फर्मेशन या फिर रिविजन कोर्ट का अगर ये ओपिनियन है कि जो भी सब्जेक्ट था उस पर यदि जस्टिस नहीं हो पाया है, तो वह के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत यदि चार्जेस फ्रेम ना किए जाने पर उस कंडीशन में यह ऑर्डर कर सकता है कि जो भी चार्जेस है उसे फ्रेम्ड किया जाए और चार्जेस का जो भी फ्रेम को अगर ठीक करने के पश्चात उसे रिकमेंडेड किया जाए। इसके बी क्लॉज के अंतर्गत चार्जेस में यदि किसी प्रकार का एरर, ओमिशन या फिर इनरेगुलरिटी की कंडीशन में यह डायरेक्शन दे सकता है कि किसी भी ऐसे मैनर से जैसा कि वो ठीक समझे वो फ्रेम चार्जेस पर एक न्यू ट्रायल किया जाए। प्रोवाइजो में यह कहा गया है यदि कोर्ट का ये ओपिनियन है कि किसी भी केस के फैक्ट ऐसे हैं जिसमें कि जो भी एविडेंस या फिर जो फैक्ट है अगर एक्यूज के अगेंस्ट में कोई भी वैलिड अगर चार्जेस नहीं लगाया जा सकता है तो वह कन्वेंशन को क्रश कर सकता है। सेक्शन 465 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इससे बिफोर जो भी कंटेंट्स, जो भी प्रोविजंस के अधीन यह है कि जो भी कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुडिकेशंस के द्वारा यदि कोई भी फाइंडिंग, सेंटेंसेस या फिर ऑर्डर ट्रायल के पहले या फिर ड्यूरिंग द ट्रायल यदि किसी भी कंप्लेनेंट, सम्मन्स या फिर वारंट या प्रोक्लेमेशंस, ऑर्डर, जजमेंट या फिर अदर प्रोसीडिंग्स में हुई इस कोर्ट के अंतर्गत किसी भी इंक्वायरी या फिर किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में हुई किसी भी एरर्स, ओमिशंस या फिर इनरेगुलेटरी या इस प्रोसीडिंग्स के लिए मंजूरी में हुई किसी भी एरर या फिर इनरेगुलेटरी के कारण अगर अपील, कन्फर्मेशन या फिर रिवीजन कोर्ट के द्वारा तब तक ना इसे रिवाइज और ना ही ऑल्टर किया जाएगा जब तक कि कोर्ट का यह ओपिनियन नहीं है कि उसका जो भी फैक्ट है उस पर जजमेंट नहीं हो पाया है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यह डिटरमाइनिंग करने के लिए क्या इस कोर्ट के अंतर्गत किसी भी प्रोसीडिंग्स में कोई भी एरर, ओमिशंस या फिर इनरेगुलेटरी के कारण जो भी प्रोसीडिंग्स की में मंजूरी में हुई किसी भी एरर या फिर इनरेगुलेटरी के कारण अगर जस्टिस नहीं हो पाया है तो कोर्ट इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या जो अपील या प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज में अगर वो रेज्ड की गई थी या फिर रेज्ड किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट सेक्शन 466 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध ना होना। सेक्शन के अंतर्गत की गई कोई भी अटैचमेंट ऐसे किसी भी डिमिड अनलॉफुल या फिर डिमिड ट्रांसप्रेसर्स के कारण अनलॉफुल ना समझी जाएगी जो कि सम्मन, कन्वेंशन या फिर राइट ऑफ अटैचमेंट या फिर तत्संबंधी किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में हुई है और ना उसके करने वाला कोई भी पर्सन जो है वो अतिचारी समझा जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।